गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आप ध्यान रखेंगे 5 नंबर का यूपी बोर्ड में आता है, जिसमें 2 न्यूमेरिकल होगा और एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, या चेंज भी कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल 2 थ्योरेटिकल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं 2 न्यूमेरिकल होता है और एक आपका थ्योरेटिकल होता है। तो स्पेशली रासायनिक बलगतिकी में हम क्या पढ़ते हैं? अभिक्रियाओं की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया किस दर से हो रही है तथा कौन सी अभिक्रिया किस दर से हो रही है। तो रेट के अनुसार अभिक्रियाएं कुल 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारा जिसको हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन, एक होता है जिसको हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन। ये इतने तेजी से होते हैं, इनको हम सामान्य प्रयोगों द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल स्वरूप आप देखेंगे HCl की अभिक्रिया हम NaOH के साथ कराते हैं तो NaCl और H2O बनता है। ये अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया है, इतनी तेजी से होती है, इतनी फास्ट होती है कि सामान्य प्रयोगों द्वारा इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसी तरह आप देखेंगे बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया भी अत्यंत तीव्र होती है, इसको भी हम सामान्य प्रयोगों द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। ये रहा आपका फास्ट रिएक्शन नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपका आता है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, ये अभिक्रिया इतनी मंद होती है, इसको भी हम सामान्य प्रयोगों द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल का बनाना, यह अभिक्रिया भी इतनी मंद होती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कितनी मंद होती है कि इसको सामान्य प्रयोगों द्वारा हम सही से निर्धारित नहीं कर सकते। ये नहीं हम कह रहे हैं निर्धारित नहीं हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट सही से निर्धारित नहीं कर सकते। इसी तरह उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का बनना, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये अभिक्रियाएं इतनी स्लो होती हैं, सामान्य प्रयोगों द्वारा इनकी रेट को निर्धारित नहीं कर सकते। इसी तरह रेस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी अत्यंत मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। इन्हीं के बीच में आती है नंबर 3 पर, जिसको हम कहते हैं मंद अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, एक होती है मंद अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, ये अभिक्रियाएं कुछ मिनटों या घंटों में होती हैं, इनको हम सामान्य प्रयोगों द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल एवं ऑक्सीजन में अपघटित होता है। या सुक्रोज का जल अपघटन C12, जब हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ये अभिक्रियाएं मॉडरेट रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं, इनको हम सामान्य प्रयोगों द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। तो इन्हीं अभिक्रियाओं की हम लोग पढ़ेंगे बलगतिकी। तो इस चैप्टर में ध्यान रखेंगे रेट के अनुसार रिएक्शन 3 प्रकार का हमने पढ़ा। फास्ट रिएक्शन जिसके अंतर्गत आयनिक अभिक्रियाएं आती हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया आती हैं। ये अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र इसलिए होती है, ये आयनिक अभिक्रिया होती है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं टूटता, आयनों का एक्सचेंज होता है। स्लो रिएक्शन अत्यंत
मंद गति से होती हैं, इसको भी हम सामान्य प्रयोगों द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। फिर हमारे आते हैं मॉड्यूलेट रिएक्शन, इसको हम स्पेशली कहते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आणविक अपक्रियाएं। आणविक अपक्रियाएं हम लोग कहते हैं, ये आणविक अपक्रियाएं कुछ मिनटों या घंटों में होती हैं, इनको हम सामान्य प्रयोगों द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर। एकांक समय में अभिकर्मक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम अपक्रिया की दर या अपक्रिया की औसत दर कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की दर। यानी अपक्रिया की दर के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा आर मीन्स रेट, चेंज इनटू कंसंट्रेशन मीन्स डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। रेट का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इनटू कंसंट्रेशन, टाइम टेकन, समय में परिवर्तन तथा सांद्रता में परिवर्तन। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे दो केस होते हैं। केस नंबर 1 हम लेंगे, जैसे एक रिएक्शन होता है, ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट। दो संदर्भ हम बातें करेंगे, दो रिफरेंस में, ये रिएक्टेंट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए। तो केस नंबर 1 हम लोग लेते हैं, केस नंबर 1 रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा R इक्वल माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इनटू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं C के आगे आपका माइनस चिन्ह है। माइनस चिन्ह इसलिए लिया गया है क्योंकि समय बढ़ने के साथ जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसकी सांद्रता घटती है और प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी सांद्रता बढ़ती है। इसको इस तरह देख सकते हैं, रफली देखना हो, C फाइनल माइनस C इनिशियल। तो जैसा कि आप जानते हैं C फाइनल माइनस C इनिशियल, फाइनल अवस्था में सांद्रता घट जाएगी रिएक्टेंट की और प्रारंभिक अवस्था में सांद्रता अधिक रहती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे फाइनल में से जब हम प्रारंभिक अवस्था सांद्रता घटाएंगे तो ये किसमें आएगा, माइनस में। तो माइनस में आ जाएगा तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी रेट हमेशा हमारा प्लस में आना चाहिए। इसीलिए जब रिएक्टेंट के केस में हम रेट लेते हैं तो उसके सामने साइन क्या लगाते हैं, माइनस। केस नंबर 2 हमारा जो होता है, अब केस नंबर 1 के लिए अगर हम ग्राफ खींचेंगे और ये ग्राफ हमारा किसके किसके बीच हो रहा है, ये ग्राफ हमारा कंसंट्रेशन यानी C एवं टाइम T के बीच हो रहा है। कंसंट्रेशन C एवं टाइम T के बीच हो रहा है तो ग्राफ हमें इस तरह मिलेगा। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है सांद्रता टाइम बढ़ने के साथ सांद्रता जो होती है घटती चली जा रही है। अगर दो पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं, तो आप देख रहे हैं ये आपका, इसके लिए हम ले लेते हैं T1, इसके लिए ले लेते हैं T2। तो आपका T1 T2 माइनस T1 ही आपका डेल्टा T हो जाएगा। और ये हम ले लेते हैं आपका C1 या C इनिशियल C फाइनल, प्रारंभिक अवस्था सांद्रता, इनिशियल और फाइनल अवस्था सांद्रता। यही जो डिफरेंस हो रहा है C इनिशियल C फाइनल का डिफरेंस ही आपका होगा डेल्टा C, और इसके साथ साथ T2 और T1 का जो डिफरेंस होगा वही होगा आपका डेल्टा T। ये रहा किसके लिए ग्राफ हमारा, केस नंबर 1 जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। अब दूसरा हमारा होता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आप लोग देखेंगे तो हम चलेंगे प्रोडक्ट के लिए।
प्रोडक्ट के लिए हो जाता है हमारा केस नंबर 2 में प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा R बराबर, आपका हो जाएगा R बराबर डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। मीन्स समय बढ़ने के साथ जो प्रोडक्ट हमारा होता है, उत्पाद होता है, उसकी सांद्रता बढ़ती चली जाती है। सांद्रता बढ़ने के कारण इनके सामने धनात्मक चिन्ह रहता है, पॉजिटिव। और रेट की जो यूनिट होगी डेल्टा सी क्या है, सांद्रता। सांद्रता को हम किस में व्यक्त करते हैं, मोल पर लीटर में, टाइम आपका सेकंड है, यानी रेट की यूनिट हो जाएगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये रही रेट की यूनिट। इसके लिए यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह मिलेगा हमें। ये ग्राफ हमारा बन रहा है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का। यहां पर ग्राफ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का है, और कंसंट्रेशन टाइम के बीच का है ग्राफ हमारा, लेकिन ये प्रोडक्ट के लिए है, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह बनेगा। यानी ग्राफ हमें ये बता रहा है टाइम बढ़ने के साथ, समय बढ़ने के साथ सांद्रता जो होती है आपकी बढ़ती चली जा रही है। यानी समय बढ़ने के साथ जो रिएक्टेंट होता है उसकी सांद्रता घटती है, और जो प्रोडक्ट होता है उसकी सांद्रता बढ़ती चली जाती है। अगर यहाँ पर भी कोई दो पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा सी इनिशियल, और ये हो जाएगा T1, और एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सी फाइनल, ये हो जाएगा हमारा T2। तो डेल्टा सी यहाँ क्या होगा, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, डेल्टा सी, और डेल्टा टी क्या होगा आपका T2 माइनस T1, ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ग्राफ में समय बढ़ने के साथ प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये बात लागू होगी केस नंबर 2 प्रोडक्ट के लिए, और ये बात लागू होगी केस नंबर 1 जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट के लिए। और यदि रेट और क्या कहते हैं टाइम के बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमें इस तरह मिलेगा। ये हो जा रहा है टाइम, ये हो जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी अपक्रिया के लिए बात हो रही है। अभी हम स्पेशली बात कर रहे थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए अलग अलग, अब पूरी अपक्रिया के लिए बात हो रही, होल रिएक्शन के लिए। रेट और टाइम के बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह मिलेगा। यानी ये ग्राफ हमें ये बता रहा है समय बढ़ने के साथ अपक्रिया की दर घटती है। समय बढ़ने के साथ अपक्रिया की दर घटती है। अब अपक्रिया की दर इसलिए घटती है क्योंकि समय बढ़ने के साथ जो रिएक्टेंट होता है उनकी सांद्रता घटेगी। यानी रिएक्टेंट की सांद्रता और टाइम के बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो वो भी ग्राफ हमें इसी तरह मिलेगा। यानी समय बढ़ने के साथ जो रिएक्टेंट होता है उसकी सांद्रता घटती है, अतः समय बढ़ने के साथ जो रिएक्शन का रेट होता है वो आपकी उसकी दर या रेट क्या होती है, घटती है। ये रहा आपका रिएक्शन रेट और टाइम के बीच रिलेशन। अब जैसे कोई अपक्रिया है, उस अपक्रिया में किस दर से अभिकर्मक या रिएक्टेंट जो हो रहा है कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके विषय में हम पढ़ने चल रहे हैं, उसका रिलेशन देखने चलते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं बहुत सिंपल सा। एग्जांपल हम ले रहे हैं नाइट्रोजन की अपक्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बन रही है, अमोनिया गैस। इस अपक्रिया में हम ये चेक करेंगे, रिलेशन चेक करेंगे किस दर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहे हैं, अपघटित हो रहे हैं, तथा अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है किस दर से। तो अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट आप लोग देख रहे होंगे नाइट्रोजन का जब जितने समय में 1 मोल समाप्त होगा उतने ही समय में हाइड्रोजन का 3 मोल समाप्त हो जाएगा तथा अमोनिया के 2 मोल बन जाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान देंगे, जितने समय में नाइट्रोजन का 1 मोल समाप्त हो रहा है उतने ही समय में हाइड्रोजन के 3 मोल बन जाते हैं तथा हाइड्रोजन के 3 मोल समाप्त हो जाते हैं तथा अमोनिया के 2 मोल बन जाते हैं। अगर जैसे इसके लिए हम रेट ले लें x,
इसके लिए हो जाएगा हमारा 3x और इसके लिए हो जाएगा 2x। अब ये जब रेट निकालते हैं तो पहले इसके लिए निकालते हैं नाइट्रोजन के लिए, तो होगा हमारा माइनस डी कंसंट्रेशन N2 अपान dt। माइनस का साइन ये बता रहा है, जैसे कि हमने बताया रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के सामने माइनस लगाया जाता है, ऐसे ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिखा जाता है, और ये आपका हो गया टाइम। अब यहां पर D लिख लीजिए, चाहे इसकी तरह आप ये भी ले सकते हैं, डेल्टा भी ले सकते हैं, ध्यान रखेंगे, चाहे आप D लिखिए चाहे डेल्टा लिखिए, बात एक ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा यानी एक औसत, जब अपक्रिया टाइम इंटरवल हम ज्यादा लेते हैं और जब कोई तत्क्षणिक निकालते हैं तो उसके सामने हम लोग D लिखते हैं, उससे न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। बराबर क्या लिखेंगे हम, बराबर लिख सकते हैं, इसकी रेट क्या है x, इसी तरह हम ले लेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन H2 अपान dt बराबर आपका हो जाएगा 3x। इसी तरह हम ले सकते हैं, अब ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इनके सामने माइनस का साइन आया, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सामने माइनस का साइन नहीं आता, इसके लिए हम ले सकते हैं प्लस में d NH3 अपान dt बराबर 2x। यानी इसके कंज्यूम होने की दर ये है, इसके कंज्यूम होने की दर हाइड्रोजन की ये है, तथा अमोनिया के फॉर्मेशन की दर ये है। अब पूरे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी N2 अपान dt बराबर माइनस 1/3 डी H2 अपान dt। यहां थोड़ा ध्यान देंगे, माइनस 1/3 लिया गया है, क्यों? क्योंकि जैसे कोई निश्चित समय ले लेते हैं, मान लेते हम लोग लेते हैं 15 मिनट, 15 मिनट में इसका 1 मोल खर्च हो रहा है, तो इसका कितना मोल खर्च होगा, 3 मोल। इस हिसाब से ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब इसकी रेट क्या कर दी जाए, 1/3। रही बात माइनस की, तो हमने पहले बताया रिएक्टेंट के लिए माइनस चलेगा और प्रोडक्ट जो होगा प्रोडक्ट के लिए प्लस चलेगा। फिर से देखिए आप लोग, हमने बताया इनकी रेट, इनके कंज्यूम होने का रेट, इनके कंज्यूम होने का रेट तभी बराबर हो सकता है जब हाइड्रोजन अपना रेट क्या कर ले, 1/3 कर ले, क्योंकि जितने समय में 1 मोल खर्चा होता है उतने ही समय में 3 मोल खर्च हो जा रहा है, तो अपना बराबर तभी हो सकता है जब अपना रेट क्या कर ले, 1/3 कर ले। बराबर हम लिख सकते हैं, ये जो रिलेशन हम निकाल रहे हैं पूरे अपक्रिया के लिए निकाल रहे हैं, किस दर से खर्च हो रही है और किस दर से बन रहा है। बराबर ये प्रोडक्ट है, इसके सामने हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया NH3 अपान dt। ये हो गया बराबर 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया dt। यानी अगर इसके बराबर इसकी रेट लेनी है तो आप देख रहे हैं उसी 15 मिनट में ये 1 मोल खर्च हो रहा है, तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, यानी इसके बराबर होने के लिए इसको अपनी रेट क्या करना होगा, इसका आधा हाफ हो जाएगा आपका 1/2 डी कंसंट्रेशन NH3 अपान dt। या दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कोई हमारा एक रिएक्शन ये है N1A प्लस N2B चेंज इनटू M1C प्लस M2D। रिएक्शन देख लीजिए, हमारा है N1A प्लस N2B चेंज इनटू M1C प्लस M2D। इसके लिए ध्यान देंगे, जब
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट में हम रिलेशन निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं, इसलिए साइन माइनस माइनस जाएगा, -1/N1। ये जो गुणांक होता है बटे में हो जाता है, जैसे आप देख रहे होंगे ये गुणांक जो थे वो बटे में हो गए, तभी ये गुणांक जो था बटे में आ जाता है, तभी ये रेट आपस में बराबर होंगे। -1/N1 D कंसंट्रेशन A अपॉन dt, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बराबर, ये भी आपका रिएक्टेंट ही है, सो यहां भी माइनस लगेगा, -1/N2 D कंसंट्रेशन B अपॉन dt, -1/N2 D कंसंट्रेशन B अपॉन dt बराबर इक्वल होगा, ये प्रोडक्ट है C और D, सो साइन प्लस हो जाएगा, तो 1/M1 D कंसंट्रेशन C अपॉन dt हो जाएगा 1/M D कंसंट्रेशन C अपॉन dt बराबर आपका हो जाएगा 1/M2 D कंसंट्रेशन D अपॉन dt, 1/M2 D कंसंट्रेशन D अपॉन dt। तो ये रहा रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी अभिकर्मक के खर्च होने में और उत्पाद के बनने की दरों में संबंध। और आप लोगों से एक निवेदन है, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके।